नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हर बार की तरह एक खास शख्सियत के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। नए नवेले मंत्री हैं, नायब सैनी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं। ज़रूर हम मिलवाना चाहेंगे गौरव गौतम जी के साथ, जो प्रदेश में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी हाँ, खेल विभाग, साथ में कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि हरियाणा और खेल ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से विश्व में हरियाणा जो है वो विश्व मानचित्र पे एक अलग अपना एक इमेज हरियाणा ने बनाया हुआ है, तो एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो गौरव गौतम जी का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। स्वागत है सर आपका। पहले तो ये बताइए सर, आप एक युवा कैबिनेट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, अगर हम हिस्ट्री भी देखें हरियाणा की, तो यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप, वन ऑफ द। तो कैसे देखते हैं, मतलब शुरुआत में इस चीज़ से करना चाहूँगी कि जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ जो जब हमने सर्वे किया तो वहाँ पर भी आपकी छवि काफ़ी पॉपुलर एक नेता की रही है। क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? क्या पीछे से आपका कुछ ऐसा है या आपने अपने तरीके से इस चीज़ को ऐसा बिल्डअप किया है? नहीं, पार्टी ने आशीर्वाद दिया और लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करते हुए युवाओं के लिए काम करने का एक जुनून हो, या उनके साथ रहकर उनकी कोई समस्या हो, या उनके साथ रहकर कोई उनके मुद्दे हों, उन पर काम करना, इस प्रकार की नीयत रही है और उस पर हमने काम भी किया है। उससे आप लोकप्रियता कह सकते हो या सबसे मिलने जुलने का एक वातावरण जैसा रहता है, उससे सब युवा एक साथ समाज के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रयासरत हमारा रहता है, उस पर काम किया है। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो या तो आपके विधानसभा क्षेत्र से नहीं है लेकिन आपको जानते हैं, लेकिन आपको और जानना चाहते हैं, तो अपना जो संघर्ष है ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी आप बताइए। कॉलेज के टाइम से विद्यार्थी परिषद में जुड़े, जी। विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हुए उस समय के विद्यार्थी परिषद के जो हमारे नेता थे, हमारे संगठन मंत्री थे, उनसे जुड़ते हुए फिर कॉलेज क्षेत्र में पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट। मतलब कितनी उम्र से, उम्र आपकी क्या थी जब आप? 19 साल की रही होगी, बताइए। तब से छात्र राजनीति में इन्वॉल्व होते हुए फिर आगे फिर स्टडी करते हुए फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय टीम में आने का मौका मिला। फिर गुजरात के युवा मोर्चे के सह प्रभारी के नाते काम किया। फिर तेजस्वी सूर्या जी की टीम में राष्ट्रीय सचिव के नाते, या फिर महाराष्ट्र और मुंबई जैसे प्रदेश के प्रभारी के नाते युवा मोर्चा का काम करने का सौभाग्य मिला। फिर पार्टी ने विधानसभा में टिकट देकर पार्टी ने आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में इस सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अच्छा काम करने के लिए हम मोदी जी से और नायब सिंह सैनी जी से प्रेरणा लेते हैं, उस पर काम करेंगे। जी, अब मुझे ये बताइए, आप चुनाव लड़ते हैं और पहले चुनाव में ही आपकी जीत हो जाती है। इतना ही नहीं, आप एक बड़े चेहरे से कड़ी टक्कर देते हैं और उनको हरा देते हैं। मतलब मैं जानना चाहती हूँ, हालांकि जैसे कांग्रेस हमेशा से चुनाव के दौरान, आपको भी पता है, कांग्रेस ने हमेशा कहा था कि लहर कांग्रेस की है और वो बहुमत लेकर आएगी और कहीं कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन उसी दौरान और उसी लहर और तमाम जो दावे हैं उसके बीच में आपकी तस्वीर सामने आ जाती है कि आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता को हराकर आप विधायक बन जाते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी हमेशा एक भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है, लोगों का विश्वास खो चुकी है और आपस की लड़ाई इस कदर उनकी बढ़ गई है कि कौन किस प्रकार की लूट मचाएगा, उस पर वो लोग ज़्यादा सोचते हैं। ये हरियाणा की जनता जनार्दन लूट मचाएगा मतलब कहाँ लूट मचाएगा? किस प्रकार से उनके सरकार में भ्रष्टाचार और विभागों को किस प्रकार के बंटवारे को लेकर अभी से ही वो लोग झगड़ रहे थे, उनके किस प्रकार के गुटबाजी में कांग्रेस फंसी हुई थी। तो कांग्रेस को जो चेहरा है वो हरियाणा की जनता जनार्दन जान चुकी थी कि इन लोगों के हालात अभी इस प्रकार के हैं, तो अगर सरकार में गलती से बन गए तो इस हरियाणा प्रदेश का क्या होगा। इसलिए वो भ्रम फैलाकर एक राजनीति करने का, झूठे प्रोपगंडे लाकर राजनीति करने का, ये उनका पुराना
एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर इन्होंने इस बार कायम किया था, लेकिन हरियाणा की जनता जनार्दन ने उनको नकार दिया। उन्होंने तय कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा का नेतृत्व, उस पर वोट देना है। उस पर उन्होंने जिस प्रकार की उनकी नीयत, नीति और नेतृत्व रहा है, उस पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बतौर सीएम नायब सैनी, मैं अपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी हर जो नए कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मेरा ये सवाल ज़रूर रहता है कि बतौर सीएम नायब सैनी और बतौर सीएम मनोहर लाल, चूंकि आपने मनोहर लाल जी के साथ काम नहीं किया है लेकिन आपने करीब से देखा है, आप जानते हैं, तो आप कैसे देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है, या दोनों में खूबियां क्या है, या कौन बेहतर है, क्या लगता है आपको? दोनों में खूबियां ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा चाहते हैं, उस पर काम किया है। हरियाणा के युवाओं की आकांक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, उस पर उन्होंने काम किया। कंपैरिजन भी बताइए थोड़ा सा। जो हरियाणा ये सोचते थे कि कभी हरियाणा का किसी गरीब परिवार का बेटा भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिना पैसे और बिना अप्रोच के, उसको साकार करने का काम हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी ने और नए मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। और दोनों के लिए पार्टी में दायित्व बदलते हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं। दोनों अपने अपने लेवल पर अच्छा काम करने का उन्होंने प्रयास किया। अब वो आज केंद्र में मंत्री हैं, आज ये मुख्यमंत्री हैं। दोनों अच्छा आपने सिर्फ तारीफ कर दी, मैं कह रही थी दोनों में से एज कंपेयर टू बोथ सीएम, मैं जानना चाह रही थी नायब सैनी में कोई अलग खासियत है या मनोहर लाल जी में कोई अलग खासियत है जिनकी वजह से लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना ये मजाक नहीं है। और जैसे कि कांग्रेस ने दावा किया था, कांग्रेस के दावे के तो बिल्कुल उलट हो गया है, तो इसीलिए सवाल जहन में उठता ही है। हमारे नेतृत्व, हमारी नीयत पर पूजनीय जनता ने मोहर लगाई है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इतने मिलनसार, हाँ, रात को 12 बजे भी आप जाएंगे, लोकप्रियता उनकी, और जिस प्रकार का काम करने का शालीनता से उनका तरीका है, वो हरियाणा की जनता जनार्दन को पसंद आया और उनके नेतृत्व पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस कहूँ या इनेलो कहूँ, नहीं चलिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं, उन्होंने तो बाकायदा याचिका भी दायर कर दी थी कोर्ट में कि ईवीएम में गड़बड़ी करके हरियाणा में खेल बिगाड़ा गया है, और इस बात को लेकर उन्होंने तमाम प्रेस वार्ताएं की हैं और तमाम आरोप लगाए हैं। सीएम से लेकर तमाम चुनाव आयोग तक को उन्होंने घेरे में ले लिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी अपनी नकारात्मक राजनीति और नकारा नेतृत्व को नहीं देखती है, और जब जब वो चुनाव हारती है तब तब ईवीएम पर रोना धोना करते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, और केंद्र से एक स्क्रिप्ट लिखकर आती है और उस स्क्रिप्ट को यहाँ के जो जहाँ जहाँ वो राज्य में चुनाव हारती है वहाँ पर उस स्क्रिप्ट को पढ़ते रहते हैं कि ईवीएम की वजह से हारे। झारखंड में उनको ईवीएम पे कोई दिक्कत नहीं होती, हिमाचल पे उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कर्नाटक में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम ने नहीं, ये हरियाणा की जनता जनार्दन ने उनको हराया। ये भरोसा उन्हें मान लेना चाहिए, और वो मान भी चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ एक राजनीति में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपगंडा बनाए रखना जनता जनार्दन, वो इस प्रकार का उनको पता है। देश की जनता को ये भ्रमित करना चाहते हैं, भ्रम फैलाकर कुछ ना कुछ अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं, लेकिन देश की और हरियाणा की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि उनका नकारा नेतृत्व, न नीयत है, न नेतृत्व है, न नीति है। इस प्रकार की राजनीति अब देश में लेकिन इस बार का जो नतीजा आया है वो आप ये भी मानेंगे कि कहीं न कहीं मतलब कांग्रेस की बढ़त जो है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आराम से जीत गए। चुनाव के दौरान, रिजल्ट्स के दौरान हम फील्ड में खुद थे और हमने देखा कि किस तरह से वो जो रुझान है वो आगे पीछे चल रहे थे। तो एक तगड़ी प्रतियोगिता जो जिसे कह सकते हैं वो तो दिखी। मेरा सवाल आपसे ये है कि निकाय चुनाव भी हैं आगे, तो क्या आपको लगता है कि आराम से बैठने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि टक्कर जो है वो कड़ी की मिली हुई है, मतलब कड़ी टक्कर मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी भी आराम से नहीं रहता, वो हमेशा चुनावी मोड में रहता है। और उस पे ये तो हम जानते हैं। खैर ये कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है, ना भाजपा के किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं है। और वो जिस प्रकार की चुनाव के टाइम पे काम करता है, वो हमेशा 5 साल समाज के लिए, पार्टी के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करता है। तो इसलिए हमें किसी चुनाव की कोई चिंता नहीं है। निकाय का चुनाव मतलब वहाँ भी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट है पूरा। हमारे कार्यकर्ता पहली ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है जिसमें कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई आज तक।
हमारी सवाल तो पार्टी खैर- संगठनात्मक पार्टी है, तो इसमें हमारे लोग कार्यकर्ता सब हमेशा एक्टिव मोड पर रहते हैं। अच्छा, अब हम आपके विभाग की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव और बड़ी जिम्मेदारी वाला ये विभाग है जो कि खेल का है। अच्छा, खेल की जब बात होती है तो ऑफ कोर्स हरियाणा का नाम टॉप पे आता है, लेकिन हरियाणा के कुछ एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार सरकार की खिलाफत करते रहते हैं, ये आपको भी पता है। क्या वजह है? क्योंकि मुझे याद है पूर्व सीएम जो थे मनोहर लाल, उन्होंने भी कहा था और नायब सैनी लगातार कह रहे हैं कि जितना काम खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने किया है पूरे देश में किसी भी सरकार ने शायद ही किया होगा। लेकिन क्या वजह रही कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश के ही कुछ खिलाड़ी सरकार के खिलाफ भी खड़े हुए दूसरी पार्टी से? तो असंतोष की वजह क्या है? क्या वो दिल्ली में जो हुआ उसकी वजह से, और दिल्ली में जो हुआ वो क्यों हुआ अगर वो खुश हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों को हथियार और खेल को राजनीतिक हथियार बनाकर राजनीति में करना चाहती हैं, जो कि उस प्रोपगंडे पर वो सफल नहीं हुए। और कुछ असंतुष्ट लोग जो सिर्फ उनका एजेंडा ही राजनीति है, तो वो कौन? खेल में असंतुष्ट लोग मतलब? खेल में राजनीति करना चाहते हैं। उससे खिलाड़ियों का नुकसान भी होता है, समाज का नुकसान भी होता है और आने वाली युवा पीढ़ी पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के खिलाड़ियों को भी अपना राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है, और खेल को भी किसी भी प्रकार से भ्रम। कांग्रेस पार्टी का उसमें समर्थन है, क्योंकि खेल जगत के जो खिलाड़ी उसमें है, उनकी मंशा आपने देखी, वो कांग्रेस में है। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी। ये मैं इस बात से नहीं कहता कि लोकतंत्र में कहीं भी किसी को जाने का अधिकार है, लेकिन खेल को राजनीतिक हथियार बनाकर नहीं, ऑफ कोर्स आप राजनीति करना चाहते हैं, तो यहाँ के हरियाणा की जनता ने उसको समझ लिया और उनका जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन विनेश तो जीती है। लोकतंत्र में जीत हार तो एक हिस्सा है। मैं पार्टी जिस पे आधार पर करना चाहती थी, वो किस प्रकार से इस देश में माहौल खराब करना चाहते थे। कभी किसानों के नाम पे माहौल खराब करते हैं, कभी खेलों के नाम पे। शुरू हो गए अभी। वो तो कमेटी बनाई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, उस पर कुछ जवाब आएगा, तो उनकी डेट लगी हुई है, उस पर काम होगा। और पहला किसानों में पहला ऐसा देश में राज्य, हम डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि सबसे ज्यादा एमएसपी में हमारी फसलें खरीदी जाती है। ये डंके की चोट पर हरियाणा ही कहता है, उनको पंजाब में दिखाई नहीं देता है, वहां जाके वो कुछ कहते नहीं है। कांग्रेस वाले प्रदेश में जहाँ के आज हिमाचल के और कर्नाटक के किसानों को जाकर देखिए, रो रहे हैं बेचारे, चिट्ठियां लिख रहे हैं। नायब सैनी जी ने भी कहा है बल्कि किसानों को आंदोलन पंजाब में जाके करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में तो किसान खुश हैं। किसान खुश है। पहला मैं आपको उसमें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में पहला ऐसा देश में राज्य है जहां पर एमएसपी में इतनी 24 से ज़्यादा फसलें खरीदी जाती हैं। पहला ऐसा राज्य है जहां 9 सीजन में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा सरकार ने सारे डीबीटी के माध्यम से किसानों को दिया है। तो फिर आंदोलन किस वजह से कर रहे हैं? अब ये आंदोलन उनको जायज नाजायज उनको तो देखना चाहिए, किस तरह? क्योंकि प्रयास करेंगे। तो किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे भाई हैं, और जो उनकी मांगे हैं वो माननीय उच्च न्यायालय ने मान ली है, सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कमेटी भी बनाई है पूर्व जज के उसमें, और उनकी सुनवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई जो वो चाहते हैं वो कोर्ट में है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब चूंकि हम खेल की बात कर रहे हैं, आपका जो इलाका है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या आपको लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में भी, अगर हम खेल को फिलहाल हटा दें, वो मेरा अलग सवाल रहेगा, क्या क्या वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है अब तक अछूती है और मुझे उस पर काम करना है? नहीं, हमारे यहाँ आने वाले 5 साल में मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार की पलवल मेरे विधानसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी है, केएमपी हो, केजीपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेस वे हो, आने वाले 25 अप्रैल को पहली फ्लाइट वहाँ से फ्लाई होगी एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जो हमारे नज़दीक है। आने वाले 2 साल के अंदर वहाँ मेट्रो का डीपीआर बन के तैयार हो गया है। रेल कॉरिडोर हमारे यहाँ ऑलरेडी चालू है। तो इस प्रकार की मुझे लगता नहीं देश में कहीं इससे अच्छी कनेक्टिविटी शायद ही कहीं किसी जिले में होगी। और हमें लगता है आने वाले समय पर जिस प्रकार की कंपनीज हों, वेयर हाउसेज हों, बड़े अच्छे शहर आने की उम्मीद अगर कहीं है तो हमारे क्षेत्र में ही आने वाले समय पर पलवल एक अलग प्रकार से आपको अगले 5 साल बाद दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात आपने हमारे चैनल के माध्यम से कही है। मुझे ये बताइए कि खेल के नज़रिए से, खिलाड़ियों के नज़रिए से, क्या पलवल हमें कुछ अलग दिख सकता है आने वाले समय पे? वहाँ पे जो सुविधाएं की कमी
रही हैं वो नहीं रहेंगी। अच्छे जैसे कोई कि क्या क्या आपको लगता है, मैं वही जानना चाहती कोई अगर कोचेज नहीं है तो वो हाँ। कोचेज वहाँ पे होंगे। कोई अगर सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी खिलाड़ियों के लिए रही है उसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि वहाँ से भी और अच्छे खिलाड़ी निकलकर हमारा प्रदेश में नाम करेंगे, देश में नाम करेंगे और दुनिया में हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। मुझे अगर हम ओवरऑल प्रदेश की बात करें और खिलाड़ियों की बात करें या खेल सुविधाओं की बात करें, क्या आपको लगता है कि हालांकि हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी और हरियाणा में किए जाने की ज़रूरत है? जिस हिसाब से खिलाड़ी यहाँ पर हैं, जिस तरह से प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि सुविधाएं और बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अगर कुछ हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए हम कर सकते हैं वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। और कुछ सुविधाएं की जो ज़रूरत, नई चीज़ें हमने खोलने का प्रयास किया। गांव गांव जाकर हमने ओलंपिक नर्सरियां 1500 से ज़्यादा नर्सरियां भी खोल दी हैं और उनको बढ़ाने के लिए हमारा संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, उस पर काम करेंगे। हम गांव से प्रतिभा निकालना चाहते हैं, हर इलाके से प्रतिभा निकले क्योंकि और गांव में बहुत प्रतिभाएं हैं। देश पे और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हमारा नाम रोशन करेगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे आने वाले समय पे जिस प्रकार का हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कोच हों, हाँ। चाहे उनकी सुविधाएं बहुत हों, जरूरी है। चाहे उनका खाने के लिए उनकी डाइट की कोई प्लान मतलब हो, मुझे लगता है सर उस पे हम काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, क्योंकि करने वाले हैं। नीरज जैसी प्रतिभा, नीरज के जैसी प्रतिभाएं यहाँ पे बहुत होंगी, लेकिन हमें पता नहीं है। नीरज खुद कह चुके हैं कि ऐसे बहुत प्रतिभाएं हैं जिनके बारे में नहीं पता है। हमने ओलंपिक नर्सरियों के माध्यम से एक्सीलेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम इन चीज प्रतिभाओं को निकालने का काम करेंगे। जल्दी इस पे अच्छा काम हो रहा है और शुरू हो भी चुका है। अच्छा, यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जिम्मेदारी भी आप देख रहे हैं, उसके लिए आपने क्या सोचा है? नहीं, हमने पहले अभी तय किया था पुराना, स्किलिंग के माध्यम से 60,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार। अच्छा, आने वाले समय पर मतलब ये आपके योजनाओं के खाते में है? 100% योजनाओं के खाते में, और इस पे हम काम कर चुके हैं। कब तक ये दिख काम जाएगा? शुरू भी हो चुका है। अच्छा, नहीं, आप जाके आप पता करिए 10,000 से हाँ, हम तो के करेंगे करीब पता, वही बच्चे मैं कह रही हम बताना। हमने सीधा बड़ी कंपनियां जो हैं उनके साथ सीधा टाई अप करके, अच्छा, चाहे मारुति हो, चाहे जेबीएम हो, चाहे हीरो हो, सीधा हमारे युवाओं को ट्रेनिंग करेंगे और उस ट्रेनिंग का पैसा सरकार देगी और वहीं से वो ट्रेनिंग करके होते हुए उन कंपनियों में वो बच्चे रोजगार प्राप्त करेंगे। ये स्किलिंग के माध्यम से नए नए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार का स्किल है उस पर जल्दी हमारी सरकार काम करके नायब जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है हम उस पर जो हमने टारगेट युवाओं को रोजगार का दिया है उस पर हम काम करें। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से विदेशों में पलायन हो रहा है युवाओं का, खासतौर पर पंजाब हरियाणा से, चूंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो मैं हरियाणा के युवाओं की बात करना चाहूँगी। और वहाँ जाके कई बार फंस जाते हैं वहाँ से युवा, और आपने भी देखा होगा कि किस तरह से कई बार वापसी हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है। तो अगर जितना ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार सृजन होगा उतना ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं उसमें कमी आएगी। और नायब सर ने खुद कितनी बार कह चुके हैं, मुझे याद है कि हमारा पहला लक्ष्य है कि ये जो पलायन है युवाओं का उसको रोकना। तो प्रायोरिटीज आप लोगों की क्या है? मतलब मैं सिर्फ आपकी नहीं, मैं पूरे सरकार की तरफ से आपका जवाब चाहती हूँ। प्रायोरिटी हमारी स्किलिंग के माध्यम से किसी भी प्रदेश का युवा अगर स्किल होगा, हाँ, तो वो देश के किसी कोने में अच्छा काम कर पाएगा। हाँ, और आने वाले समय पर हमारे ही प्रदेश में देश की पहली विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी खुली हुई है, हाँ, 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 जिससे नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई मशीनरीज के माध्यम से युवाओं को हाईटेक जो मशीनरीज हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करते हुए जिस कंपनीज में चाहे किसी भी प्रकार के क्षेत्र में उनको ज़रूरत है, हर प्रकार की हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको सिखाकर स्किल करके उनको वहीं पे रोजगार देने का काम कंपनियों में, तो कंपनियों के साथ भी आपकी बात हुई है। अच्छा, अलग मैंने आपको बताया कि अलग 3 कंपनियों के साथ, तो अभी मैंने लेटेस्टली आपको 10,000 से ज़्यादा करीब बच्चों को हम करा चुके हैं। बाकी जिस भी प्रकार की कंपनी को ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के माध्यम से उसकी ट्रेनिंग कराकर उन बच्चों को स्किल के माध्यम से रोजगार मिले, उस पर सरकार काम कर रही है, शुरू भी हो चुका है उस पर। जी जी, बस अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगले 5 साल में बतौर मंत्री गौरव गौतम को हम कैसा देखेंगे, और
प्रदेश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 चीजें। प्रदेश के युवा समाज में सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ें। नायब सिंह सैनी जी का सपना नशा मुक्त हरियाणा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना 1 लाख नए ऐसे युवाओं को राजनीति के क्षेत्र, सक्रिय राजनीति में लाना, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, उस पर काम, और युवाओं की प्रतिभा को गांव से निकालकर देश और दुनिया का प्लेटफॉर्म देना, ऐसा हमारा हर क्षेत्र में काम रहेगा। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी युवाओं से आग्रह है कि उसमें आगे आएं, सकारात्मक भूमिका समाज के साथ रहकर राजनीति से लेकर हर प्रकार के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर काम करें। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, उस 4 जातियों में एक जाति युवाओं की भी है, हमारी भी है। और मोदी जी जितना इस युवाओं के लिए कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी एक मध्यम परिवार से निकलकर युवाओं की उम्मीद और आकांक्षाओं पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जल्दी हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए काम आएगी और युवा भी उसमें साथ रहकर सरकार का साथ देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे युवा कैबिनेट मंत्री जो खेल विभाग जैसे एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनसे हमने खुलकर बात की उनके अपने विभाग के बारे में, साथ ही युवाओं के रोजगार के अवसर और नायब सैनी कैबिनेट की आगे 5 साल में क्या कुछ योजनाएं हैं और जो वादे उन्होंने किए हैं संकल्प पत्र में, उसको लेकर वो लोग आगे क्या सोचें, तमाम ऐसे सवालों पर हमने बिल्कुल बिंदास तरीके से बात की। और मुझे उम्मीद है कि गौरव जी के जो जवाब हैं उससे आप ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।